तो ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम का क्या रोल है? ये जो जितने नीट पेपर में जो लीक पेपर्स थे, तो एक पर्सन ने इंडिविजुअली क्या किया, ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन किया और वो पेड था। पहले उनसे कुछ 500 600 इस तरह के पैसे लिए जाते हैं। जिसको पेपर चाहिए वो 10,000 रुपये देके अगले ग्रुप में जाएगा। अगर तुम डिस्क्लोज करते हो इन्फॉर्मेशन को तो तुम्हारी लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि हम तो वेल कनेक्टेड है पॉलिटिकली। कितने पेपर्स लीक होते हैं आमतौर पे साल भर में? सर इस साल नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हो गया। उसके अलावा बिहार सिविल कोड का पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास पूरा 1 साल होता है एक क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए, तो क्या वो एररलेस नहीं हो सकता? वो जो प्रोफेसर्स होंगे, वो जो टीचर्स होंगे जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होंगे ना? बिल्कुल। और क्या एग्जाम की प्रूफ रीडिंग नहीं हुई? मैम, ये जो पेपर लीक्स होते हैं इसके बाद बच्चों के मेंटल हेल्थ पे कितना प्रभाव पड़ता है अगर री एग्जामिनेशन की बात चलती है तो? सर बच्चे के साथ जो मेंटली चल रहा है ना, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो बच्चा जो 2 महीने से 3 महीने से कहीं गया नहीं, एक सेट पैटर्न को फॉलो कर रहा था, सुबह एग्जाम शाम को एग्जाम, ताकि स्पीड को मैच करने के लिए कि मैं कितना सही कितना गलत हूँ और टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम हर साल ऐसे कुछ बच्चों को देखते हैं जो पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, इवन तीसरा ड्रॉप तक लेते हैं सिर्फ नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन में 3-3 एग्जाम देते हैं। वो एनक्यू, वो फील हम बच्चे में दोबारा नहीं ला सकते। ये OSM क्या है? एक्चुअली सर एक सिस्टम आया चेकिंग का। टीचर्स को इतनी जल्दी उसकी ट्रेनिंग कराई गई, प्रॉपर्ली ट्रेन भी नहीं हुए काफी टीचर। OSM सिस्टम वापस लो, CBSE। पेपर की चेकिंग होने के बाद मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं सेटिस्फाइड नहीं है अपनी चेकिंग से। जब उन्होंने रीचेकिंग के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए पैसे भरे हैं, उनके पास जो आंसर की आई या शीट आई, वो शीट उस बच्चे की थी ही नहीं। माय गॉड। एंड इसके अलावा कितने बच्चों ने तो पूरा लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, उस पूरे पेज को ब्लैंक पेज करके डिटेक्ट कर लिया है। और उस बच्चे को उन्होंने क्या किया, अनफेयर मीन्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में, जहां हम मिलते हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ से जो अपने लाइफ की जर्नी, अपने नॉलेज, अपने इंस्पायरिंग स्टोरीज से समाज को बेटर करने में अपना योगदान देते हैं और लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यूथ के रिलेटेड। यूथ जो भारत का भविष्य है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर देश का नाम रोशन करता है, देश के ग्रोथ में अपना योगदान देता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम यूथ के लिए जितनी रिस्पॉन्सिबल शो होना चाहिए, जो एक्ट होना चाहिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ दिख रहा है। तो यूथ के टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज की गेस्ट हैं मिस शालिनी सिंह जी, जो कि 10 वर्षों से नीट के प्रिपरेशन में बच्चों को हेल्प कर रही हैं। इनका अपना खुद का एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं शालिनी जी से यूथ के बारे में। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। थैंक यू सो मच सर। तो शालिनी जी, हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया है जिसमें देख रहे मीडिया कर्मी हैं जो कि बहुत ही भड़की हुई हैं ऑनलाइन टीचर्स के ऊपर। तो ऐसा क्या मामला हुआ कि वो 2 कौड़ी का बता रही है टीचर्स को? सर एक्चुअली जो काम जिसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है और वो काम टीचर्स कर रहे हैं। टीचर्स बच्चों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी चेकिंग ढंग से नहीं हो रही है, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है, या टीचर्स इस पे बात कर रहे हैं। तो उनको बहुत बच्चे देखते हैं, लाखों बच्चे देखते हैं इस चीज़ को, और बच्चे भी परेशान हैं। तो बच्चों को मे भी इस चीज़ का, बच्चे रोस्ट करते हैं उनको, बच्चे उन पे मीम बना रहे हैं, बच्चे उनको पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम क्या दिखा रहे हो टीवी पर। तुम बात कर रहे हो मेलोडी के बारे में, मेलोडी टॉफी कितनी बिकती है इंडिया में, उसके बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें बात करनी चाहिए कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चे डिससेटिस्फाइड हैं चेकिंग से, कितने बच्चे 12th की चेकिंग की वजह से परेशान हैं। आप यकीन मानो 17,60,000 कुछ बच्चों ने 12th का बोर्ड का एग्जाम दिया, और उसमें से 23% बच्चे, अब तक का हाईएस्ट डेटा है ये, जिन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा। उसके बारे में कभी नहीं हुआ था। इतना कभी नहीं हुआ। 2-3% या 0.3%, 0.4% बच्चे डिससेटिस्फाइड होते हैं जो अप्लाई करते हैं। बच्चों ने पेमेंट कर दी, पेमेंट का कंफर्मेशन नहीं आया। बच्चों के पास जो चैलेंज जनरेट हुए हैं उसमें 8-8 लाख, 4-4 लाख का दिखा रहा है कि आपको इतना पे करना है। किस बात का मतलब? ये बिल्कुल कैसा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। सोचो एक छोटे से बच्चे ने, 15-16 साल के बच्चे ने उनका सिस्टम हैक कर लिया।
ओह, और जो उनके हेड हैं वो बोल रहे हैं कि ये क्या तो CBSE की हाँ जी वेबसाइट हाँ जी सीबीएसई की वेबसाइट पे इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मेलोडी टॉफी के बारे में। तो क्यों नहीं बोलेगा भाई यूथ? और फिर टीचर्स भी बात कर रहे हैं इस पे, तो अच्छा। उनका काम वो नहीं कर रहे हैं इस वजह से। इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि टीचर्स की वजह से उनकी जो एक रेपुटेशन है वो खराब हो रही है, क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। बिल्कुल। और इन्फ्लुएंसर जो हैं आजकल टीचर्स, वो बहुत मास ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं। ऑडियंस को लग रहा है कि टीवी की न्यूज़ देखने से अच्छा तुम इंस्टाग्राम पे न्यूज़ देख लो। अच्छा, ये हो रहा है, रियलिटी हाँ, है। जो रियल टीचर्स हमारे बारे में बात कर बिल्कुल। रहे हैं। अच्छा, नीट जैसा एग्जाम जहाँ पे 23 लाख बच्चों का भविष्य निर्धारित होता है, पूरा देश से बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों से, गांवों से बच्चे नीट के लिए एग्ज़ाम देते हैं, और उनका पेपर लीक हो जाना आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा फेलियर है सिस्टम का, और इनको ऐसे देखना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर से, विदेशों से भी आके ट्रीटमेंट कराने आते हैं। जी। अगर बाहर के लोग हैं वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं और डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, उनको 3 दिन 4 दिन, इवन कई बार तो किसी छोटी सी माइनर सर्जरी के लिए 2-2 3-3 महीने की वेटिंग मिल जाती है। ऐसे लोग इंडिया में आते हैं क्योंकि उनका रहने खाने और सारी चीज़ों का खर्चा भी उतना नहीं होगा Reasonable और उनको रहता है यहाँ पे। अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाएगा। करेक्ट। ऐसी कंट्री में जब बाहर के लोग ट्रस्ट कर रहे हैं हम पर, यहाँ की मेडिकल फ्रेटर्निटी कैसी होनी चाहिए? एकदम एक्सेल होनी चाहिए, सुपर एक्सीलेंट होनी चाहिए। इंडिया को उस पर ध्यान देना चाहिए। और वहाँ पे क्या हो रहा है? नीट का पेपर लीक हो रहा है। मतलब ऐसे बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जा रही है, और जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो बच्चे बेचारे सिलेक्शन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा लूप होल है, इतना बड़ा स्कैम मैं कहूँगी इसको, बच्चों के साथ भी। क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कितने हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जो एक ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप भी देते हैं। ऐसे हर साल हम बच्चों को देखते हैं। वो बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है ड्रॉप करने के लिए ना, पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बच्चा खुद पहले ये हिम्मत जुटाता है कि मुझे ड्रॉप करना है। एक ड्रॉप में नहीं हुआ, 10 नंबर से रह गया, तो उसको लगता है कि नहीं, अगली बार मैं अच्छे से करूँगा या करूँगी। और फिर नहीं होता तो बहुत बड़ा बच्चों को लगता है कि मेरे से पहले कुछ 100 बच्चों की वजह से मैं रह गया या रह गई। तो वो चीज़ बच्चों के लिए बहुत एंड कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते उस कोचिंग को या दोबारा 1 साल बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो उनके साथ कितना बड़ा स्कैम है, आप बताओ। तो ये बहुत गलत है। और मैं तो कहूँगी कि डॉक्टर और टीचर, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, बच्चों के पेरेंट्स, कि डॉक्टर और टीचर का कर्मा लौट के आता है ना। तो आप बच्चों को जैसा पढ़ाएंगे या डॉक्टर जैसा लोगों को ट्रीट करेंगे, मान लो कोई इंसान बच सकता था और वो नहीं बच पाया, तो डॉक्टर ना सो नहीं पाएगा चैन से रात को कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हो गया। या हम पढ़ाते हैं बच्चे को और उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो जब पेपर होता है ना, हमें टेंशन रहती है। हम सबसे पहले पेपर देखते हैं कि कैसा पेपर आया, कैसा पढ़ाया और क्या आया, के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, या हमारे पढ़ाने में से कहीं कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया जो बच्चों को लगे कि यार ये तो मेरे को पढ़ाया ही नहीं गया। तो टीचर आजकल बोल रहे हैं ना कि हमने पढ़ाया और आया। भाई टीचर को अच्छा लगता है उससे कि भाई मैं उस लेवल पे हूँ कि मैंने इतने क्वेश्चंस जो कराए बच्चे को और उसमें से आया। तो कई लोग इसको गलत भी मानते हैं, बट इस चीज़ को चेंज होना चाहिए। और ये पेपर लीक, ये वाला पेपर एटलीस्ट लीक नहीं होना चाहिए। आपने एक बात कही कि अगर पेपर लीक करते हैं और ऐसे अनक्वालिफाइड लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं। अभी जो नीट का पेपर लीक होने में जिस पॉलिटिशियन की फैमिली का नाम आ रहा है, उनके घर के 5 बच्चे मेडिकल कॉलेज में, टॉप कॉलेज में पहुंच गए। और खुद पांचों के पांचों। करेक्ट। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी इस प्रकार से कितने हजारों लाखों बच्चे पैसे के दम पे मेडिकल कॉलेज में सीट लेकर बैठे हैं, और जो गरीब बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, जो ये लीक पेपर खरीदने के लिए पैसा नहीं है जिनके पास, वो तो इधर ही स्ट्रगल करते रह जाएंगे। और डॉक्टर किस प्रकार के प्रोड्यूस होंगे जो पैसे के दम पे आए हैं? और कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं, डॉक्टर से आप बात करेंगे ना, डॉक्टर कहते हैं कि डिलीवरी का जो ऑपरेशन है ना, वो सबसे बेसिक ऑपरेशन माना जाता है, सबसे नॉर्मल, क्योंकि ना सेट पैटर्न है, स्टेप्स हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जाना है, ऑपरेशन करना है, एक बेबी हो गया, मदर हेल्दी है, ठीक है, फाइन। ऐसे भी ऑपरेशंस में न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि एक डॉक्टर की वजह से रेगुलर 1 हफ्ते के अंदर 3-4 मदर्स ने अपनी लाइफ खो दी, सिंपल से सी सेक्शन ऑपरेशन में। आप सोचो कि अगर ऐसा डॉक्टर पहुंच जाए एक बड़े हॉस्पिटल में, हम ब्रांड को देख करके जाते हैं, अपने पेरेंट्स को ले जाते हैं। और पता है हॉस्पिटल का जो बिजनेस है ना, वो इमोशनल है। क्योंकि हम अपने बच्चे को ना सरकारी हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे भी ऐसे नहीं लेके जाएंगे, हम ट्रस्टेड ब्रांड पे लेके जाते हैं। चलो पैसा लग जाए पर इंसान बच जाना चाहिए। तो ये ना इमोशनल गेम है। और वहाँ पे मान लो आपका डॉक्टर मिल जाए जिसको कुछ नहीं आता, वो पहुंचा हुआ है, हाँ, 20 लाख का नीट पेपर खरीद के और डॉक्टर बन गया है और उसके हाथ में अपनी लाइफ दे रहे हो, अपने फैमिली मेंबर की लाइफ दे रहे हो। कितना बड़ा, मतलब इतने बेसिक ट्रीटमेंट में भी वो लोगों की जान ले रहा है। बिल्कुल।
और पावर ही तो है, पावर है और पैसा है जो बच्चे के हाथ में पहुंच गया है। इंडियन मेडिकल सिचुएशन जो हेल्थ केयर का सिचुएशन है, वो अभी कहा जाता है WHO की रिपोर्ट के हिसाब से कि हम मेडिकल में हेल्थ केयर में बहुत पीछे हैं, क्योंकि एक आबादी के हिसाब से जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उतने नहीं हैं। अभी क्या स्थिति है अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया में, कितना डिस्पैरिटी है हेल्थ केयर और डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो इंडिया में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट हो गया, जम्मू वाला एरिया हो गया, वहाँ पे नॉर्मल सिटी वाला बच्चा जो है वो नहीं जाना चाहता, डॉक्टर बन के नहीं जाना हाँ चाहता। नहीं जाना चाहता। तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी लोगों को। और दूसरी बात ये कि वहाँ से बच्चा पढ़ के सेलेक्ट होके नहीं आ रहा है कि वो बच्चा वापस अपनी सिटी में जाए, तो वहाँ बच्चा जाके काम कौन करेगा? आपने सीरीज देखी होगी पंचायत, वो बच्चा जो है वो पर्सन दिखाया है वो सिटी का है, उसका मन नहीं लगता वहाँ पे गाँव में। तो यही चीज़ तो बच्चों के साथ भी है। पर गवर्नमेंट ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है कि आपको बॉन्ड साइन करवाते हैं कि 5 साल MBBS करने के बाद जब आपको इंटर्नशिप मिलेगी तो आपको किसी ऐसे जगह पे जहाँ आपको गवर्नमेंट भेजेगी आपको जाना पड़ेगा, और अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो यू हैव टू पे सम अमाउंट, 5 लाख 7 लाख रुपीज़ आपको साइन करने देने पड़ेंगे ताकि आप उस बॉन्ड से फ्री हो सको। एंड कुछ फैमिलीज देती भी हैं कि हमारा बच्चा नहीं जाएगा रूरल एरिया में, क्यों स्ट्रगल करेगा? 5-7 लाख रुपए हम यही कमा लेंगे दिल्ली में, हमारे अच्छा बच्चे पैसा। को फ्री करो और वो हमारे नॉन के हॉस्पिटल में काम कर लेगा, ज़्यादा सीख जाएगा। तो जो पैसे दे सकते हैं वो मेट्रो नहीं सिटी चाहते में हैं। पैसे वाले जो 25 लाख में नीट का पेपर खरीदते हो तो 2 करोड़ का हॉस्पिटल भी बिल्कुल। स्टार्टअप एक क्लिनिक खोल के दे देंगे, अपने लो बच्चे शुरू को खोल करो। के दे देंगे, वो वहाँ बैठेगा, वहाँ पे कमाएगा, और वो 1 साल में शायद उतने पैसे रिकवर कर लेगा जो उसको बॉन्ड तोड़ने में देने पड़ रहे थे। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, पर चीज़ें बहुत स्लो हैं। आपने ये बात कही कि छोटे गांव छोटे शहरों से बच्चे मेडिकल क्वालिफाई करके नहीं डॉक्टर बन पा रहे, ऐसा क्यों है? छोटे गांव के बच्चे क्यों नहीं नीट क्वालिफाई कर पा रहे? नीट एग्ज़ाम पढ़ाई से ज़्यादा, नॉलेज से ज़्यादा ना स्ट्रैटेजी या फिर कह सकते हो मोटिवेशन का भी पार्ट है। एक बच्चे को सिर्फ सब कुछ पढ़ा देने से काम नहीं चलता, बच्चे को स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है एग्ज़ाम में वो भी आनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूंगी एक स्टूडेंट का। हमारी लास्ट ईयर की स्टूडेंट, उसने AIR 5 नीट टॉपर ऑफ इंडिया रही, वो फीमेल टॉपर ऑफ इंडिया रही। उस स्टूडेंट की मैंने बात सुनी तो 2025 का एग्ज़ाम बहुत लेंदी आया था, बहुत ज़्यादा, अब तक का टफेस्ट एग्जाम मान रहे हैं उसको। टफेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट नहीं था NCERT से, पर इतना लेंदी बना दिया गया कि बच्चे 40-50 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाए 3 घंटे में। उस बच्चे ने क्या बताया कि हर बार जनरली बच्चे बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करते हैं, कि फिजिक्स में लेंदी होता है तो लास्ट में करते हैं, छूट जाएंगे तो वो पोर्शन छूट जाएगा जो लेंदी था। तो उस बच्चे ने क्या बताया, उसने पेपर जाते देखा, पेपर देखते ही उसने तीनों सेक्शंस देखे, देन शी रियलाइज्ड विद इन 10 मिनट्स की पेपर बहुत लेंदी है। उसने क्वेश्चन देख के समझ गए कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, उसने अपनी स्पीड स्टार्टिंग में कर ली कि हाँ भाई मुझे कवर अप करना है। और बाकी बच्चों ने लास्ट के 1 घंटे में या 45 मिनट्स में देखा कि मेरा तो आधे ज़्यादा पेपर बचा हुआ है। वो बच्चे पैनिक कर गए, वो बच्चे रो रहे हैं, रोते हुए एग्जाम सेंटर से निकल रहे हैं। तो ये ना स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हर बच्चे के माइंड में नहीं आती जब तक वो किसी ट्रेंड फैकल्टी से ना पढ़े। तो एक यंग टीचर को पढ़ाने से बच्चे जो हैं वो इतना नहीं सीख पाते हैं जितना एक्सपीरियंस टीचर से सीख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस और स्ट्रैटेजीज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे शहर के बच्चों को वो स्ट्रैटेजी नहीं मिल पाती। कोटा तो पॉपुलर है ना इस तरीके से नीट और JEE की तैयारी कराने के लिए, तो वो बच्चे छोटे गाँव के बच्चे नहीं आते होंगे कोटा, वहाँ जाते हैं, बट वही चीज़ है कि आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, आपको खाने का मैनेज करना पड़ेगा। 2-3 साल बच्चा पेरेंट्स से दूर रह रहा है तो हो सकता है वो ऐसी चीज़ों में ना पड़ जाए कि वो पढ़ाई से बिल्कुल ही दूर हो जाए। और कोटा के अलावा सीकर भी है एक ऐसी जगह, या फिर आजकल कुछ सिटीज़ में तो सारे इंस्टीट्यूट्स पहुंच ही गए हैं, तो सिटीज़ वाले लोग जनरली नहीं भेजते हैं। पर जिनकी सिटी में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है वो बच्चे ज़्यादा जाते हैं कोटा। और आजकल ऑनलाइन के आ जाने से चीज़ें आसान हुई हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत लेबोरियस हैं, बहुत डिजर्विंग हैं, वो ऑनलाइन से भी क्रैक कर जाते हैं, बट वो नंबर बहुत कम है। क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे छोटे शहरों के बच्चे भी डॉक्टर बने ज़्यादा से ज़्यादा और वहाँ वापस लौटकर वहाँ की स्थिति को सुधारे? उसके लिए तो यही हो सकता है कि बॉन्ड वाली चीज़ जैसे हमने डिस्कस की, गवर्नमेंट ऑलरेडी ट्राई कर रही है उस चीज़ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल की फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल जो गांव में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ऐसे टीचर्स हों, ऐसे ही उस पर ध्यान दिया जाए कि 100% इनरोलमेंट हो बच्चे का, पढ़ाई पूरी करें, बच्चा पढ़ाई पहले ना छोड़े, या माइग्रेशन ना हो वहाँ से कि जो पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए वो गाँव छोड़ देता है, सिटी में आ जाता है कि लास्ट के 2-3 साल है मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा मैं। तो वो माइग्रेशन होने से कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है और ऐसे टीचर्स पहुंचे जो बच्चे को गाइड कर सकें। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर पहले जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी छोटे शहरों और गाँव में ताकि वहीं पे इंसान, और फिर
जब पेइंग कैपेसिटी होगा तो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फ्रेंचाइजी भी खुलेंगे, कोचिंग भी खुलेंगे, फिर वो एक लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। और वहाँ पे इंसान अपना रोटी कपड़ा मकान सोचता है। कब भारत कब इतना सशक्त होगा कि छोटे शहरों में भी जॉब्स हो और फिर वहीं बच्चे पढ़ाई करें? उसमें तो सर मेरे को लगता है बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि पॉलिसीज बनती हैं पर उस पर इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाता है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा नहीं रहा होता है। हमारे देश में एक रील देख रहा था मैं, आजकल न्यूज़ तो आपने कहा ना कि रील पे ही देखते हैं Exactly. कि फ्रीबीज पे हमारी सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन मेडिकल पे इतना खर्च नहीं करती जितना फ्रीबीज का बजट है। एजुकेशन पे नहीं करती उतना, डिफेंस सिस्टम पे नहीं कर पाती जितना, क्योंकि वही ना, वोट्स भी तो चाहिए ना, वोट्स कहाँ से आएंगे? और फिर वही लोग, बिहार में देखो क्या हुआ, बिहार में लोग छोटी छोटी फैसिलिटीज़ के लिए तरस जाते हैं और वही लोग 1000 रुपये में जाके वोट दे देते हैं। तो वो 1000 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो वोट चेंज कर ले रहे हैं। पर वही अगर सिटी का इंसान होगा तो उसको 1000-2000 नहीं, उसको फिर लाखों चाहिए होंगे। तो वो पेइंग कैपेसिटी और फिर सप्लाई एंड डिमांड की बात हो जाती है। तो ऐसा क्यों है कि 11th-12th में किताबें इतनी मोटी नहीं होती एनसीईआरटी की, लेकिन जब मेडिकल की तैयारी करते हैं तो किताबें बहुत मोटी हो जाती है, तो एनसीईआरटी कैसे मोटी हो जाती है? एनसीईआरटी बहुत समराइज्ड फॉर्म में लिखती है चीज़ को, अपनी बात पूरी कह देगी, 8 लाइन को 1-2 लाइन में समराइज कर देती है। पर वहीं पे जो एक्सप्लेन वाली बुक्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि हेल्प बुक कहते हैं, या फिर जो गाइड पढ़ते हैं बच्चे, उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक क्वेश्चन अप्रोचिंग एग्जाम है। क्वेश्चन की अप्रोच कैसी है आपकी, आपको वहाँ पे 180 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कितना टाइम ले रहे हो, उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और जो बच्चा कोचिंग करता है ना, वो लगभग औसतन 1 साल में 8000 से 9000 क्वेश्चन कर लेता है प्रैक्टिस। सोचो उस 8000 में से आने तो सिर्फ 180 हैं, तो जो बच्चा उसकी मेमोरी अपने दिमाग में लेके बैठा है, तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छा कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ जो बच्चा सिर्फ स्कूल में पढ़ रहा है और सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़ रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है, हमारा जो सिलेबस है पढ़ाई का 11th-12th का, या 8, 9, 10th, 11th, 12th, 8, 9th को भी हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि वो बेस क्रिएट करता है आपकी पढ़ाई का। तो 8 to 12 की जो पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई और वो सिलेबस काफ़ी नहीं है मेडिकल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यानी गवर्नमेंट ने इतना टफ इस एग्ज़ाम को किया है ताकि कोचिंग की व्यवस्था चल सके देश में। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि अगर एग्जाम इतना इजी हो जाएगा तो हर कोई कर लेगा ना। फिर एक लिमिटेड सेट ऑफ पेजेस को पढ़ना तो आसान है, पर एक जहाँ सिलेबस वाइड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स को घुमा के पूछा जाएगा, या फिर डेटा चेंज कर दिया जाएगा, या फिर यूनिट चेंज करवा ली जाएगी बच्चे से, वो वाली थिंकिंग, वो वाली जो एबिलिटी है डेवलप करना, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर वो कोचिंग ना ले तो वो तो डॉक्टर नीट नहीं क्वालिफाई कर पाएगा ना 11th-12th की पढ़ाई से। 1 या 2 बच्चा होगा, वो खुद पढ़ने से तो बहुत ही रेयर है। वरना आप आज किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, किसी IIT में चले जाओ और बच्चों से पूछोगे तो आपको ऑलमोस्ट 100% बच्चा मिलेगा जिसने कहीं ना कहीं कोचिंग ली है, चाहे ऑनलाइन चाहे यूपीएससी में कई बच्चों ने ऐसा बोला है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर जो किताबें मार्केट में है उसको सेल्फ स्टडी करके क्वालिफाई किया। 1-2 बच्चों का इंटरव्यू मैंने ऑनलाइन देखा है, लेकिन नीट में और IIT में ये संभव नहीं है। नीट में और IIT में संभव इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए और एक गाइड टीचर चाहिए ही, जो क्योंकि ये टेक्निकल टॉपिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टेक्निकल हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चा जो है वो फिजिक्स में ही वीक होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, पर जिनका नहीं हुआ, वो अगले 10,000 बच्चे जो है ना, उनके भी बायो में फुल मार्क्स हैं, पर उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, या इसका फिजिक्स अच्छा नहीं था। तो 2 सब्जेक्ट अच्छे होने से एक और सब्जेक्ट अच्छा होता है, तब जाके सिलेक्शन हो पाता है। तीनों सब्जेक्ट अच्छे होना चाहिए। तो फिजिक्स में एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल पोर्शन करने के लिए, ऑर्गेनिक करने के लिए एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है दोनों एग्जाम्स में। एंड दैट टू कि टाइम लिमिट कितनी है आपके पास। एक क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट नहीं है आपके पास, उस क्वेश्चन को करने के लिए 10 से 20 सेकंड है। तो आप उस टाइम में कैसे करोगे? आपको कैसे स्पीड मेंटेन करनी है? आपको पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है? हम बच्चे को कहते हैं जो क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है ना, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। उसको पढ़ोगे एक बार, फिर 2 बार पढ़ोगे, शायद समझ में ना आए, फिर आप आगे जाओगे। बड़ा देख रहे हो, छोड़ दो उसको। सभी क्वेश्चन तो 4 नंबर के हैं। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो जो पढ़ते ही हो रहे हैं, जो लास्ट में लगता है ना बड़े क्वेश्चन हैं, उनको लास्ट में छेड़ना। तो ये तो स्ट्रैटेजी बताने से ही आएगी ना बच्चे को। कुछ बच्चे सीधा पेपर खोला, पहला पन्ना करना शुरू, हो सकता है फिजिक्स दिया हो सबसे पहले, ये चीज़ है। अच्छा, ऑनलाइन ट्यूटरिंग और ऑफलाइन ट्यूटरिंग में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे डिफरेंस है, 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहला कि ऑनलाइन में आपके डाउट्स अच्छे सॉल्व नहीं होते हैं, पर जो ऑफलाइन है उसमें आपके डाउट्स बहुत अच्छे सॉल्व हो सकते हैं। आपको ऑनलाइन टीचर कभी भी, आपके 40 डाउट हैं, मान लो 20 आपने 200 क्वेश्चन किए, 40 आपके डाउट हैं, ऑनलाइन टीचर नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बताता। पर ऑफलाइन टीचर आपको लेके बैठेगा 2 घंटे, आपके 40 के 50 क्वेश्चन बताएगा, एक क्वेश्चन के जैसे 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे देगा। ये चीज़ सिर्फ ऑफलाइन में पॉसिबल है। नंबर 2, बच्चे के कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, क्या आपका बच्चा उतना अच्छा कर रहा है, आप टीचर्स, पेरेंट भी जाके टीचर से पूछ सकता है। तो बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैकिंग अच्छे से ऑफलाइन में हो सकती है, ऑनलाइन में नहीं हो सकती। तीसरी चीज़,
बच्चे का अटेंशन आजकल बहुत वीक हो गया है, पेरेंट्स का ही कम हो गया है, हर टाइम स्क्रॉल करते रहते हैं, तो अटेंशन स्पैन इतना कम है। अगर बच्चा वीडियो देख रहा है, एक छोटी सी नोटिफिकेशन आ गई, हो सकता है किसी बच्चे का मैसेज आ गया, वो खोल के देखेगा, उस पर लग जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट गया। पर यही चीज़ ऑफलाइन में जब बच्चा क्लास में बैठा है, सब कुछ छोड़ के वो क्लास में बैठा है, उसका फोन बजता रहेगा, वो नहीं उठाएगा। एंड हर टाइम पेरेंट बच्चे के ऊपर नहीं बैठ सकता। आपका बच्चा कितना अलर्ट है वो आप जानते हो। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा फोन में इतना लगा रहता है, गेमिंग खेलता है, तो आपको लगता है कि रूम में बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहा है, पर हो सकता है वो क्लास ले ही ना रहा हूँ। आप 4 घंटे उस तरफ नहीं बैठोगे ना। तो ऑनलाइन उसके लिए बहुत अच्छा है जो रिमोट एरियाज में है। ऑनलाइन उसके लिए बहुत अच्छा है कि जो बच्चा खुद से पढ़ता है, खुद से डाउट क्लियर कर लेता है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं जाना नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड है, उसके खुद के डाउट्स खुद ही क्लियर हो जाते हैं, पूछ लेता है, कैसे भी करके कर लेता है। पर जो बच्चा पुश करना पड़ता है, जिस बच्चे को रिजल्ट निकलवाना पड़ता है, जिस बच्चे से सुनना और याद करवाना पड़ता है, उस बच्चे के लिए नहीं है ऑनलाइन। हमारे पास कितने पेरेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम ऑनलाइन तो नहीं करवाएंगे हम, आपको छुट्टी करनी है आप कर दो, पर आप उसकी एक्स्ट्रा क्लास जो है वो अलग से ले लेना, पर ऑफलाइन ले लेना। तो जो बच्चा पे कर सकता है ना, जिसका पेरेंट, वो चाहता है मेरा बच्चा ऑफलाइन ही पढ़े, टीचर से ही पढ़े। अच्छा, ओके मैम, ये जो पेपर लीक्स होते हैं इसके बाद बच्चों के मेंटल हेल्थ पे कितना प्रभाव पड़ता है अगर री एग्जामिनेशन की बात चलती है तो? सर, बच्चे के साथ जो मेंटली चल रहा है ना, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे लिए तो बहुत आसान है क्या ना, पेपर लीक हो गया, दोबारा तैयारी कर लो। जो बच्चा किसी रूरल एरिया से है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास हॉस्टल में रह रहा है, उसका नीट एग्जाम तक का ही उसका बॉन्ड होता है। वो बच्चा वहाँ से अपने घर चला गया, गांव चला गया। अब वो बच्चे के पास ना तो बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स उठा के नहीं लाते, बच्चे जनरली बेच देते हैं। दूसरी बात, जहाँ वो रहता है जिस गांव में, वहाँ पे ऑनलाइन सुविधा नहीं है, है ना, उसके घर के आसपास तक लैंड ही नहीं है या नहीं लगवा सकता इंटरनेट, जो भी है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि वो बच्चा जो 2 महीने से 3 महीने से कहीं गया नहीं, एक सेट पैटर्न को फॉलो कर रहा था, सुबह एग्जाम, शाम को एग्जाम। कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन में 3-3 एग्जाम देते हैं। मेरा एक एग्जाम बताती हूँ मैं आपको, स्टूडेंट का एग्जाम्पल देती हूँ। उस बच्चे ने क्या किया कि वो बहुत लंबा है हाइट में। जब उसका सिलेक्शन हुआ और मोटिवेशनल टॉक देने वो क्लास में गया, तो उसने बताया कि मैंने पूरे 2 साल में इतने पेपर किए हैं, प्रिंट निकलवा के। एक दिन मेरा मन आया कि मैं रख के देखता हूँ कि इसकी हाइट कितनी है पेपर्स की। उसने पेपर्स रखे ना, तो वो उस लड़के की हाइट से ऊपर जा रहे थे। क्या बात है। और वो लड़का खुद भी 6 फीट टॉल है। तो आप सोचो कि उस बच्चे ने कितने पेपर किए होंगे। और लास्ट के 3 महीने में ना, जनरली बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे होते हैं, सिर्फ पेपर ही कर रहे होते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पेपर कर रहे होते हैं कि क्या मैं स्पीड मैच करने के लिए कि मैं कितना सही कितना गलत हूँ और टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो फील हम बच्चे में दोबारा नहीं ला सकते। दूसरी चीज़, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इतने हताश हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हैं। एक टीचर के लिए कितना मुश्किल होता है। हम हर साल ऐसे कुछ बच्चों को देखते हैं जो पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, इवन तीसरा ड्रॉप तक लेते हैं सिर्फ नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि उस बच्चे को लगता है 10 नंबर से 12 नंबर से रह गया। और सर, जहाँ सिलेक्शन कट ऑफ रुकती है ना, वहाँ पे 1 नंबर के बीच में भी ना, मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं, मेरे 1 नंबर कम है, उसके बीच में भी ना 10,000 रैंक निकल जाती हैं। ओह माय गॉड। उतने में उसको लगता है कि मेरा 1 नंबर कम रह गया, ज़्यादा होते तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। वो बच्चा ड्रॉप करता है। अच्छा, टोटल अभी न्यूज़ में आया करीब 17 बच्चों ने सुसाइड किया है नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक होने की न्यूज़ के बाद। यानी क्या ये वही बच्चे हैं जो बहुत सारे मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद ऑलरेडी अंदर से बहुत ही डरे हुए फील कर रहे थे और उसके बाद लगा कि फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा? सर, कितने सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट अच्छा हो गया, उनको लगा शायद इस बार मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। दूसरे तीसरे ड्रॉप वाले बच्चे होते हैं, और उसके बाद जब पेपर कैंसिल होने की न्यूज़ आ जाए उस बच्चे के पास, उसको लगता है फिर से पढ़ना पड़ेगा, शायद अब इतना अच्छा स्कोर ना आए। वो अपने आप को नॉर्मल कर ही नहीं पाता। कई पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर देते हैं अपने बच्चों को कि तू क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट करता है क्या, इतना हम फैसिलिटी दे रहे हैं, या इतनी मजबूरी में हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा, अब हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, किसी प्रकार इस बार क्वालिफाई करो। तो वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रेशर सबको हैंडल करना एक 16-18 साल के बच्चे के लिए इतना आसान नहीं, वो इतना मैच्योर भी नहीं होता। और हम बच्चे को ये कहते हैं, बेटा इतनी मेहनत करना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कई बार जिन्होंने कभी किताब भी नहीं उठाई ना, वो भी आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। तो पेरेंट्स ने खुद ने इतनी पढ़ाई नहीं करी होती, वो नहीं समझ रहे हैं कि बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, सुबह शाम लगा हुआ है, पर कहीं अगर थोड़े नंबर कम रह जाएं तो वो पेरेंट्स बच्चे पे इतना प्रेशर डाल देते हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि बच्चा अपना 100% दे रहा है, शायद वो कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आ रहा, या शायद वो दिन अच्छा नहीं था उसके लिए। एक लक फैक्टर भी होता है। लक फैक्टर ज़्यादा मैं हार्डवर्क समझती हूँ, बट स्टिल किसी दिन ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था उसके ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, और किसी बच्चे ने वो टॉपिक पढ़ा हुआ था तो उसके ज़्यादा प्लस क्वेश्चन आ गए। तो वो थोड़ा लक फैक्टर भी होता है कहीं ना कहीं, बट स्टिल मैं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए। कितनी सीट्स हैं नीट क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल के
स्टूडेंट्स के पास? सर लगभग 67,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट हैं और इतनी ही प्राइवेट सीट्स भी हैं। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंडिया से बाहर चले जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। रशिया हो गया, यूक्रेन में तो भी वॉर चल रहा है, तो नीट एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। पोलैंड चले गए। उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता है कि आपने एग्जाम दिया है और आपने कट ऑफ मार्क जो क्वालिफाइंग है वो आपके पास है। जैसे कि 720 का पेपर होता है तो उसमें से 120 और जनरली 100 नंबर भी जो ले आता है वो भी बच्चा जा सकता है बाहर। तो डायरेक्ट मेरा एक दोस्त है, उसने रशिया से बिना नीट क्वाली में एग्जाम अपीयर किए हुए डायरेक्ट एडमिशन लेकर डॉक्टर बना हुआ है। डिपेंड करता है, बट दो चीज़ें हैं इसमें। इंडिया में तो टीचर्स चाहते हैं कि बच्चा अगर कॉलेज में आया है तो किसी तरह पास करके जाए, बट फॉरेन कंट्रीज में क्या है, मैंने 2-3 दिन पहले ही अपने स्टूडेंट से बात की, वो बाहर पढ़ता है, उसने रशिया में पढ़ता है वो, उसने बताया कि उसके कॉलेज में इनटेक था 250 बच्चों का, जिसमें से उन्होंने जो बच्चा पास नहीं कर पा रहा उस बच्चे को निकाल भी देते हैं। तो ही इज़ इन सेकेंड ईयर और उसके कॉलेज में अभी 93 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। अच्छा। सोचो 250 में से सिर्फ 93 बचे हैं, बाकी बच्चों को निकाल चुके हैं वो, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो। तो इसका मतलब दे वांट कि जो हमारे यहाँ से डिग्री लेके जा रहा है एक्चुअल में वो जेन्युइन डॉक्टर हो या पढ़ लिखा हो या उसे आता हो कुछ। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ से डिग्री लेके आ गए तो तुम्हारे लिए जो है, जो बच्चा ऐसे, सर मैं एग्जांपल देती हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्टूडेंट को पढ़ाया मैंने। उस लड़के को आप कहेंगे ना अगर इंग्लिश में लिखो एक कुछ, तो वो 4 लाइनें नहीं लिख पाएगा इंग्लिश में। और उस बच्चे के पापा ने प्लॉट बेच दिया, 25 लाख रुपए निकाल के उस बच्चे को रशिया भेज दिया पढ़ने के लिए। ऐसे बहुत बच्चे जाते हैं और फिर वहाँ से कुछ नहीं कर पाते वो और फिर ऐसे ही वापस आ जाते हैं। अभी इस बार 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया नीट का, उसमें 1,40,000 सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर। तो बाकी के जो करीब 22 लाख बच्चे हैं, 22.5 लाख बच्चे, उनका क्या होगा? सर वो बच्चे एमबीबीएस नहीं पर उसके अलावा जो कोर्सेज होते हैं उनमें जाते हैं। जैसे कि कुछ जाते हैं डेंटिस्ट्री में चले जाते हैं बीडीएस करने के लिए, कुछ बीएएमएस बीएचएमएस में चले जाते हैं, कुछ जो हैं वो अदर हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि रेडियोलॉजी हो गए या फिर कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं, है ना, फिजियोथेरेपी हो गया, उन सब में चले जाते हैं। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं। तो इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी इंडियन डॉक्टर्स नर्सिस की बहुत डिमांड होती है, नर्सिंग में चले जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं, रिमेनिंग कुछ बीएससी कर लेते हैं या फिर कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में चले जाते हैं। तो इस तरह से मेडिकल फील्ड, एंड कुछ टाइम में आप देखेंगे कि मेडिकल फील्ड का ज़्यादा बूम है। प्रेजेंटली हम क्या देख रहे हैं, अभी आपने लेटेस्ट में न्यूज़ भी देखा होगा, कितनी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हर 3 महीने में 15,000 30,000 ले ऑफ्स कर रही हैं। तो इंजीनियरिंग फील्ड के जो बच्चे स्पेशली सॉफ्टवेयर और आईटी के जो हैं उनकी जॉब्स बहुत जा रही हैं ड्यू टू एआई। करेक्ट। बट मेडिकल फील्ड, जब तक इस धरती पे लोग हैं बीमार तो पड़ेंगे। डॉक्टर्स इतनी जल्दी अनएम्प्लॉयड नहीं होने वाले, कहीं भी अगर वो छोटा सा भी अपना सेटअप कर लेते हैं तो दे विल अर्न गुड। तो मेडिकल फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं। और एंड इसके अलावा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारी, कितने सारे लोग एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोर्सेज कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को बेनिफिट मिलता है मेडिकल स्ट्रीम लेने से। अच्छा, मेडिकल में अभी ऐसा भी न्यूज़ में आया कि सीट्स बढ़ी हैं। हाँ जी। तो जो ये मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़े हैं, तो जिस प्रकार से क्वांटिटी बढ़ी है, क्या क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है? सर टाइम के साथ साथ काफ़ी हद तक क्वालिटी बढ़ रही है। जैसे कि आजकल हम स्कूल्स में भी देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड्स आ चुके हैं, क्योंकि टीचिंग को भी हमने क्या कर दिया, बच्चे को इंटरेक्टिव कर दिया। इंटरेक्टिव बोर्ड्स होते हैं, तो वीडियो दिखा देना एक्सपेरिमेंट का, या फिर कोई स्पीशीज़ है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो एनाटॉमी दिखानी है बच्चों को, वो बिना प्रॉपर फ्रॉक को काटे उसके अंदर का सब कुछ दिखा दिया। तो वो सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ हो रही हैं। एंड हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो एआई इनेबल्ड हैं। 100% एआई नहीं होती, बट कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन डॉक्टर्स ही हैं एंड रोबोटिक्स में हैं। और काफ़ी हद तक ज़्यादा एक्यूरेट सर्जरीज वो रोबोटिक या एआई से कर लेते हैं। जैसे कि सर्जरी ऑफ नी ट्रांसप्लांट हो रही है आजकल, आईज की कुछ सर्जरी होती हैं। एंड इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आई की सर्जरी रोबोट करेंगे। यस, कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कंट्रोल रहता है उसके ऊपर, डॉक्टर्स वही हैं, कंप्लीटली मॉनिटर कर रहे हैं, पर बहुत मिलीमीटर लेवल की जो प्रिसीजन चाहिए ना वो एआई से मिल जाती है। क्या बात है। तो इंडिया में चल रहा है ये, और एलोन मस्क ने लास्ट ईयर स्टेटमेंट दिया है कि वो फ्यूचर भी दूर नहीं है, डॉक्टर्स की जॉब जाएगी, बट इमीडिएटली नहीं, पर डेफिनेटली जाएगी ज़रूर। मतलब सर्जरीज भी रोबोटिक्स से होगी। ये लास्ट ईयर रोबोट स्कैन करके वो सारा टेस्ट वेस्ट वो लाइव ही कर लेगा, अल्ट्रासाउंड कर लेगा, देख लेगा कहाँ क्या स्टेटस है, और वो आगे का परफॉर्मेंस कर देगा। वो इतना डेटा जा रहा है चैट जीपीटी वगैरह के पास में। एक लास्ट ईयर का केस है जिसमें एक विमेन ने अपनी कंडीशन बताई 8-9 मंथ में कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, समथिंग लाइक दैट। उसका अपने वैल्यूज डाल दी, वाइटल्स जो थी, बीपी एंड ऑल सब कुछ। तो एआई ने उसको कहा इमीडिएटली रश टू डॉक्टर। मतलब शी वाज नॉट फीलिंग द हार्ट बीट ऑफ चाइल्ड, तो उसको ऐसा बोला एआई ने कि फटाफट आप जाइए डॉक्टर के पास, एंड उसकी सच में लाइफ बच गई। क्या बात है। तो वो सही था उसका प्रेडिक्शन
AI का। तो इतना डेटा हम लोग फीड करा रहे हैं इसको कि आने वाले कुछ टाइम में हम लोग भी तो यही करते हैं, कुछ हमें कुछ सर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ तो हम पूछते हैं कि AI नॉर्मल है। तो आजकल बहुत डेटा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, 1 साल पहले मुझे आई इन्फेक्शन हुआ था, एक लेफ्ट आई में पूरा रेडनेस और इचिंग बहुत ज़्यादा और पानी आना। करीब 3-4 दिन हो गए और मुझे लगा था कि ऑटोमेटिकली ठीक होगा, ठीक नहीं हुआ। तो मैंने एक पिक्चर ली और मैंने ChatGPT को बोला कि भाई ये देखो और बताओ कि क्या हुआ है और क्या मेडिसिन मुझे लेनी चाहिए। तो उसने बताया कि ये सिम्टम है, इस तरीके से आपको इन्फेक्शन हुआ है, 3 ड्रॉप्स हैं जो रेकमेंड कर रहे हैं हम, ये इसके लिए काम करता है, ये इसके लिए उसने बताया कि लेकिन मोस्ट रेकमेंडेड ये वाला है। तो मैं केमिस्ट के पास गया, मैंने बोला ये देखना जरा कौन सा, मैंने वो नहीं बताया जो ChatGPT ने बताया, मैंने बोला कि कौन सी मेडिसिन दोगे। तो उसने एक ड्रॉप दिया, आई ड्रॉप। मुझे पता था कि आई ड्रॉप बेसिकली वो इन्फेक्शन डस्ट और ये सबसे पोल्यूशन से हो जाता है और सिस्टम में भी इतनी देर बैठता हूँ। फिर उसने जो दिया मैंने मैच किया तो ये वही ड्रॉप था जो ChatGPT ने सजेस्ट किया था। 3-4 दिन ड्रॉप डालने के बाद भी सिचुएशन और सीवियर हो गई, कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि भाई डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, ये मुझे केमिस्ट के भरोसे नहीं लेना चाहिए था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है ज़्यादा, मैं बेकार के 3 दिन बर्बाद किया। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट हैं पटेल नगर में। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ये जो ड्रॉप क्या, मैंने बताया कि ये 3 दिन से डाल रहा हूँ, 1 हफ्ते से इशू है। उन्होंने बोला ये किसने बताया आपको लेने के लिए? मैंने बोला कि डॉक्टर ने, वो केमिस्ट ने बताया। मैंने ChatGPT नहीं बोला क्योंकि वो डॉक्टर डांटेंगे कि अब सब डॉक्टर बन रहे हैं। तो मैंने बोला कि वो तो केमिस्ट को दिया था, वो है। तो बोला ठीक है, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, प्रेशर का टेस्ट कराओ। उसके बाद उन्होंने 2 मेडिसिन लिखी कि ये वाला जो ड्रॉप ले रहे हो इसको कंटिन्यू रखो, उसके अलावा एक और ड्रॉप लो और कल एक स्पेशलिस्ट से मिल लेना कि कुछ और दिक्कत ना हो, वो दूसरे प्रकार के स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट डे जब मैं गया तो उन्होंने दोनों ड्रॉप देखा, रिपोर्ट एक अलग सा टेस्ट कोई था वो कराया। उसके बाद बोला कि 2 ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है, जो आप पहले से ले रहे थे उसी को कंटिन्यू करो, ये जो दूसरा डॉक्टर ने लिखा था इसको हटा दो, ज़रूरत नहीं है। और मैंने बोला कि भाई ये तो 8-9 दिन हो गए, इतना पेन हो रहा है। तो बोला कि इस प्रकार के इन्फेक्शन में 25-30 दिन लगते हैं। अच्छा। तो इतना रहेगा, ये धीरे धीरे जाएगा, इंस्टेंट नहीं जाएगा। चलो ठीक है। और बोला कि ये दिल्ली के वाटर की प्रॉब्लम की वजह से उस एरिया से बहुत केसेस आ रहे हैं। ओके। तो यानी कि ये पानी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है और उनके पास इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आए हैं, पेशेंट आए हैं। चलो ठीक है। उसके बाद जब मैं आया घर तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि चलो डर से तो मैं डॉक्टर के पास गया और 2-3 हज़ार 4,000 रुपये खर्च हो गए टेस्ट करके और ये वगैरह वगैरह, अपॉइंटमेंट, ऑफिस छोड़ के बैठा। अल्टीमेटली डॉक्टर ने तो इसी दवाई को चलाने के लिए बोला। तो ChatGPT ने जो दवाई सजेस्ट की थी अल्टीमेटली डॉक्टर ने वही दिया। तो अगर इस प्रकार के बार बार अनुभव होंगे तो क्या इंसान ChatGPT पे भरोसा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सोचिए, इस तरीके से भी डॉक्टर को रिप्लेस कर रहे अभी भी। ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। डायग्नोसिस कहीं हद तक सही कर रहा है, वो सही कर रहा है। तो बिना आने वाले टेस्ट टाइम में सोचो वही सर्जरीज भी होंगी डेफिनेटली, तो इस पे भी ट्रेनिंग दी जा रही है डॉक्टरों को। तो ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, पर वही है कि स्पीड स्लो है थोड़ी सी। जितना फास्ट फॉरेन कंट्रीज में रिसर्च पे लगाया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इतना इंडिया में नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली काम हो रहा है। अच्छा, हम जब करप्शन की बात कर रहे थे मेडिकल इंडस्ट्री में, तो नीट पेपर में तो हमने देखा कि एग्ज़ाम के पहले से ही ये गोलमाल चल रहा है, बड़े लेवल का स्कैम चल रहा है, हजारों करोड़ का इंडस्ट्री बनाया हुआ है। एक तो कुछ कोचिंग माफिया है जो कनेक्टेड है नीट पेपर लीक कराने में, इससे दूसरे कोचिंगों की भी इज्जत जा रही है, रेपुटेशन हार्म हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये करप्शन एग्ज़ाम के पहले तक ही सीमित है या एग्ज़ाम के बाद मेडिकल कॉलेजेस में भी किसी प्रकार का करप्शन होता है? सर, मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है, क्योंकि जो बच्चा बिना डिजर्विंग होते हुए पहुंच गया कॉलेज में, आप सोचो कि क्या वो मेडिकल की पढ़ाई कर लेगा? क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं, इतनी फॉरेन ऑथर्स की किताबें होती हैं। उस बच्चे को एक्चुअल में उसको पढ़ना हो ना। मेरी एक फ्रेंड का ब्रदर है, वो जयपुर मेडिकल कॉलेज में है। वो जेन्युइनली बहुत मेहनती बच्चा। उसने खुद ने बताया कि हमें इतनी पढ़ाई, इतना काम है ना कि हम 24 घंटे में पढ़ ही नहीं सकते। अगर हम 24 घंटे भी जागते रहें, सोए ना 8 घंटे, तो भी हम 24 घंटे पढ़ सकते हैं, इतना काम है हमारे पास। तो सोचो, इतना लेबर के लिए तैयार करता है आपको नीट एग्जाम। आप किसी एग्जाम को देते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे आगे हार्ड वर्क, और वही सिलेक्ट होके आते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और अगर कोई नॉन डिजर्विंग पहुंच जाए, जिसने पढ़ाई नहीं करी, पहुंच नहीं गया, मेहनती है ही नहीं, तो वो दूसरे तीसरे एग्जाम में दिख जाता है उन लोगों को, टीचर्स को भी या वहाँ के बच्चों को भी, कि ये तो ऐसे ही आया हुआ है।
पता चल जाता है ना। दे वांट दे ट्राई कि हर बच्चा पास हो जाए, है ना। पर होता यही है, करप्शन। मैंने रियल सुना है बच्चों से जो MBBS कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि मैम जिसके कनेक्शंस होते हैं, जिसके कोई ना कोई फैमिली में डॉक्टर है, वो कॉल वगैरह करवा के कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्प कर देते हैं। या तो पहले पेपर मिल जाता है या फिर वो उसको क्लियर कराने में भी हेल्प करते हैं कि बस किसी भी तरह डिग्री मिल जाए। और हम कभी डॉक्टर के पास जाके मार्क्स पूछते हैं? इतनी हिम्मत ही नहीं है हमारी मार्क्स पूछ लें कि जी आप कहाँ से पढ़े हो, आपने MBBS किया भी है या नहीं किया, कहाँ से, कौन सा कॉलेज है, कितने मार्क्स हैं। बट स्टिल ऐसा होता है और ऐसे लोग भी डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि मेडिकल कॉलेजेस में एग्जाम्स के लिए भी पेपर लीक अंदर भी चल रहा है? बिल्कुल, जैसा मुझे बच्चों से पता चला है, मतलब बाहर से लेकर अंदर तक ये व्यवस्था बनी हुई है। बनी बनाई जमी जमाई व्यवस्था है, आपने मूवी तो देखी हुई। अच्छा, तो मतलब अंतिम तक डॉक्टर बना कर देंगे वो? बिल्कुल बना के देंगे। माय गॉड। वो बाद में देखो लाइफ में आगे क्या हो, क्या वो ढंग से काम, हम देखते हैं ना पुल गिर जाते हैं। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वो एक 90 डिग्री वाला कट वाला रोड बना दिया। करेक्ट। तो फिर कैसे नहीं होगा? ये सब कुछ होगा ही ना, जब कोई डिजर्व ही नहीं करता उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो कैसे करेगा? मेरिट बेस्ड नहीं है वो, पैसा बेस्ड है वो। और आई थिंक कि ये वाली चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए कि जहाँ हम लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन में या लाइफ डिपेंड कर रही है एक पर्सन के हाथ में, तो एटलीस्ट वो पर्सन स्किल्ड होना चाहिए। ओके। तो ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम का क्या रोल है? ये जो जितने नीट पेपर में जो लीक पेपर्स थे वो फॉरवर्ड हुए थे, तो इसमें क्या ये क्यों नहीं अथॉरिटी इसको रोक पाती है? सर एक्चुअली हो क्या रहा है कि अभी जैसे पेपर लीक हुआ उसके बाद भी हमने न्यूज़ देखी कि सेकंड जो नीट का पेपर होने वाला है ना, वो भी लीक की सुनने में आ रही थी। तो एक पर्सन ने इंडिविजुअली क्या किया, ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन किया। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने उसमें एक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला कि इसको ज्वाइन करो जिसको पेपर चाहिए अगला, और वो पेड था। पहले उनसे कुछ 500-600 इस तरह के पैसे लिए जाते हैं, कुछ कम अमाउंट की, देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो जो रियल में इंटरेस्टेड होता है 500-600 दे पाता है, वो नेक्स्ट ग्रुप में पहुंच गया फिल्टर होके। अब उसमें कहा जाएगा, उसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, कॉल होगी, कोई बंदा आएगा, वो बोलेगा कि जिसको पेपर चाहिए वो 10,000 रुपये दे के अगले ग्रुप में जाएगा, ठीक है। और आप लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये वीडियो पड़ी है इंटरनेट पे, आप देखेंगे सर्च करके आपको मिल जाएगी। आई विल डेफिनेटली शेयर टू यू। हाँ, और उसके बाद में वो बंदा जब 10,000 पे फेस हाइड करके बनाता है। हाँ जी। और वो बंदा जो पहुंच जाता है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स पे कर सकते हैं 10,000, वही तो जाएंगे। हर बच्चे के हाथ में तो 10,000 होते नहीं है। हाँ। उसके बाद में जो अंदर पहुंचा उसको बताया जाता है 1-to-1 कॉल करके कि भाई तुम्हें पेपर मिलेगा, और तुम जो है अगर तुम डिस्क्लोज करते हो इन्फॉर्मेशन को तो तुम्हारी लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि हम तो वेल कनेक्टेड है पॉलिटिकली, तो हमारा तो ये काम है। तो देयर आर लेवल्स के अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन को डिलीट करते रहते हैं और फिर अलग से अलग ग्रुप में ले जाते हैं आपको, उसके बाद आपको पेपर मिलता है। तो ये पूरा चैनल है। और जो अभी हमने सुना कि जो मल्टीपल टाइम फॉरवर्ड हुआ है, तो इवन कुछ टीचर्स ने तो ऑनलाइन पढ़ाया भी था यूट्यूब पे इसको लाइव पे जा करके। तो जो ये चीज़ फेमस हो रही है ना कि क्या पढ़ाया, जो पेपर लीक हुआ है, हाँ, कि उसको भी सॉल्व करवा दिया। कितना स्मार्टली किया गया। 400 पेपर का एक शीट था, गेस्ट पेपर कितने आने हैं, कितने क्वेश्चन आने हैं, 180। 400 में से 180 में से अगर 100 क्वेश्चन भी चले गए बाहर तो 100 × 4 400 नंबर का तो पहुंच ही गया, है ना। और कितना सेट पैटर्न है कि कोई शक नहीं करेगा इस चीज़ पर कि 400 क्वेश्चंस में से 180 सीक्वेंस से आ गए। 135 का न्यूज़ सुना मैंने, 135 का, तो इंटू 4 कर लीजिए। बच्चे को इतना तो पहुंचा दिया कि वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। हाँ, 600 प्लस हो गया, 600 प्लस नंबर पा गया वो। वाह। तो कितना माइंडेड करा होगा इन्होंने, मतलब कहाँ पूरा साउथ से स्टार्ट हुआ, फिर सीकर पहुंचा, उसके बाद में मुंबई पहुंचा और फिर देहरादून पहुंचा, और कितने लोग इसमें कनेक्टेड हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब लाखों लोग उस टेलीग्राम के ग्रुप में कनेक्टेड है, जिनको ये ऑफर किया जा रहा है, लीक पेपर बोल के ही देते होंगे? हाँ बिल्कुल, या कोई हिंट, कोई लैंग्वेज है? सर ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के नाम से होते हैं और उसमें क्वेश्चन पेपर्स आते रहते हैं। उसमें कुछ बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, इवन मैं आपको बताऊंगी कोचिंग कोड वर्ड में बात करते होंगे ना, नहीं तो बाहर के लाखों बच्चे तो ये सर्कुलेट कर देंगे कि इस ग्रुप में लीक पेपर की बात हो रही है। बिल्कुल होता है, तो वो कोड वर्ड में बात करते हैं, टाइम लिमिटेड मैसेजेस डालते हैं, कुछ ग्रुप डिलीट भी हो जाते हैं। गवर्नमेंट एक्टिव है, कुछ ग्रुप को डिलीट करवाती है, ग्रुप में भी कॉपीराइट होता है। क्या वो ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा गेस्ट पेपर देने वाला हूं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन भिड़ेंगे, इस टाइप का कुछ बोलते हैं क्या? बिल्कुल बोलते हैं। टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं आके बोलते कि मैं पढ़ाऊंगा इसमें से आएगा या हमने पढ़ाया इसमें से आया, तो कहीं ना कहीं तो फिर झोल है ही ना। अच्छा, और जिन लोगों ने पैसे भरे वो डर से, क्योंकि उनको डर है कि उनका लाइफ रिस्क पे जा सकता है, इसलिए वो कंप्लेन नहीं करते, वरना वो अकाउंट भी चेक किया जा सकता है किस अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो जो ये एग्जाम हुआ उसके बाद में सीबीआई ने क्या किया, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया, तुम्हारे पास कहाँ से पहुंचा, तुम्हारे पास कहाँ से पहुंचा। बल्कि उन्होंने क्या करना चाहिए,
सबको पता है करना क्या चाहिए, जहां से पेपर चालू हुआ, जहां से लीक हुआ वहां पर करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, नीचे वाले लोगों को पकड़ रहे हैं। तो इसी तरह से सब कुछ चल रहा है। जिस प्रिंटिंग प्रेस से ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, पहले तो उनको पकड़ो, उनको पकड़ना चाहिए। जो ट्रेजरी जिसने मेंटेन कर रहा था उसने फिर लीक कर दिया, जिस एक टीचर के पास गया उसने 4 टीचर्स को दे दिया, उन टीचर्स ने अपने अपने कोचिंग में करा दिया। ऊपर वाले को पकड़ोगे तो नीचे वाले का तो ऐसे ही सब आ रास्ता बंद जाएंगे, है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो वीआईपी है, वीवीआईपी लोग हैं, वेल VVIP कनेक्टेड लोग है और करोड़ों का व्यापार है, इसलिए उनको नहीं और पकड़ेंगे। आज से नहीं, सर बहुत टाइम से है। जो नॉन अटेंडिंग स्कूल्स चलते हैं उस पे अब पिछले साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि भाई नहीं कर सकते आप, आपको नॉन अटेंडिंग नहीं करना है, बच्चे को स्कूल जाना पड़ेगा, देन बच्चा कोचिंग ले सकता है। स्कूल को बंक करके ये गलत है, पर आज से नहीं, ये चीजें बहुत पहले से हो रही हैं। कई जिस स्कूल है बच्चे ना, को डमी स्कूल वर्ड चलता है। हाँ डमी स्कूल कि नाम के लिए बैन हो अटेंडेंस चुका है हम कर ये। देंगे। हाँ बिल्कुल। पिछले साल कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डमी स्कूल में एनरोल कराया हुआ था और उन बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए था कि वो स्कूल नहीं गए और उन्होंने सिर्फ एग्जाम दे दिया, बट उन बच्चों को इतना हरासमेंट झेलना पड़ा कि कोई बच्चा अगर यूपी के किसी स्कूल से है, फरीदाबाद से है, पलवल से है, वो बच्चा अप डाउन कर रहा है और स्कूल में जा रहा है और वहाँ पे जाके वो क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो जो काम उसके लिए आसान होना चाहिए था ना, वो बहुत टफ हो गया। तो डमी स्कूल ऐसा नहीं है आज से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है ये OSM क्या है? अभी इतना न्यूज़ चल रहा है, ऑनलाइन पेपर मार्किंग में CBSE के 12th के बच्चे बहुत हड़कंप मचा रहे हैं इंटरनेट पे। एक्चुअली सर एक सिस्टम आया चेकिंग का। वैसे अब इससे पहले मैनुअल चेकिंग होती रही, बच्चों की कॉपीज़ जो हैं टीचर्स के पास जाती हैं, टीचर्स को पता नहीं है किसकी कॉपी है, वो चेक करके और एक मार्किंग स्कीम देख करके बच्चों को मार्क्स देते हैं। इस बार इन्होंने क्या किया, एग्जाम से बस थोड़े से दिन पहले टीचर्स को इतनी जल्दी उसकी ट्रेनिंग कराई गई, प्रॉपर्ली ट्रेन भी नहीं हुए काफ़ी टीचर्स, जबकि उस टाइम पे टीचर और बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो वीक बच्चे हैं उन पे टीचर्स फोकस कर रहे हैं। स्कूल के टीचर्स भी बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हैं। उनको एक निकाल दिया गया इन्फॉर्मेशन की OSM से चेकिंग होगी। बच्चों ने कहा ठीक है, चेकिंग तो कैसे भी करनी है तुम्हें, हम तो पेपर देने वाले हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। बट पेपर की चेकिंग होने के बाद मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है उनकी कॉपी ढंग से चेक ही नहीं हुई है, उनको लग रहा था कि वो 70 में से 60 नंबर 55 नंबर पा जाएंगे, उनको 30 नंबर या 20 नंबर देके फेल किया हुआ है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी चेकिंग से, जब उन्होंने रीचेकिंग के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए पैसे भरे हैं, उनके पास जो आंसर की आई या शीट आई, वो शीट उस बच्चे की थी ही नहीं। इस टाइम पे न्यूज़ में बहुत चल रहा है वो, उस बच्चे की कॉपी नहीं थी वो। एंड कितनी बार तो ऐसा हुआ कि MCQ है, MCQ में या तो सही है या तो गलत है। सही है तो नंबर 1 मिलेगा, जो गलत है तो 0 मिलेगा, उसमें 0.5 मिले हुए हैं। माय गॉड। एंड इसके अलावा कितने बच्चों ने तो पूरा लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा है, पूरा सॉल्व किया है, उस पूरे पेज को ब्लैंक पेज करके डिटेक्ट कर लिया है। ओहो। एक टीचर की मैंने वीडियो तो देखी। क्या ये कंप्यूटराइज मार्किंग हुआ? कोई टीचर मैनुअली चेक नहीं कर रहे थे? नहीं, मैनुअली इट वाज लाइक कि स्कैन होके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया और टीचर जब उसको चेक कर रहा है तो वो राइट क्लिक करके उसमें ऑप्शन आ रहे हैं कितने मार्क्स देना चाहेंगे, तो वहीं पे वो मार्क्स एलोकेट हो गए। तो वो उसको स्कैनिंग में प्रॉब्लम हुआ था, ये वाइट ब्लैंक क्यों डिटेक्ट कर रहा था? दोनों चीज़ें हुई थी। कुछ टीचर्स ने वीडियो बना के बताया कि इतनी घटिया स्कैनिंग करी है इन्होंने। स्कैनिंग करने के बाद किसी पर्सन का मोबाइल का चार्जर दिख रहा है साइड में, किसी का कॉफी का कप दिख रहा है साइड में, यानी फोटो ले रहे हैं, मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं, जो स्कैनिंग ऐप होता है, स्कैनर पे नहीं लगा प्रॉपर नहीं करा है उन्होंने। 32 पेजेस होते हैं एक CBSE की आंसर शीट में। कुछ बच्चों की आंसर शीट में 2 या 3 पेज पहुंचे हैं उनके पास ओनली। और उस बच्चे को उन्होंने क्या किया, अनफेयर मीन्स लगा के मतलब फेल कर दिया गया, यूजिंग अनफेयर मीन्स लगा दिया गया। तो जिस बच्चे की कॉपी ढंग से स्कैन नहीं हुई, उस बच्चे को नंबर कैसे काट सकते हो आप? करेक्ट। तो ये वाले घपले सारे हुए हैं इस पेपर में अब तक ना। बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ये। और मुझे लगता है कि इनको ये करना था तो ये 10th के साथ करते, कि उस बच्चे का टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होता। पर जो 12th का बच्चा है उसको कॉलेज में अप्लाई करना है, कितने बच्चों को अपनी मार्कशीट सबमिट करनी होती है, कॉलेजेस जो हैं वो परसेंटेज का प्रूफ मांगते हैं। तो आप कह रही हैं 10th वाले बच्चे के साथ ऐसा होता तो ठीक होता। 10th वाला बच्चा ना स्कूल में ही रहता है, उसको कॉलेज नहीं जाना है। हाँ। वो इस प्रोसेस से लड़ सकता था, उसके पास 1-2 महीने का टाइम भी लग जाता तो चल जाता। और वैसे भी आजकल स्कूल जो हैं वो 10th के बाद इमीडिएट बाद में स्कूल स्टार्ट कर देते हैं। तो 11th की क्लासेस आजकल अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाती हैं, जो पहले मई में बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद होती थी। तो 10th के बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होता। हार्डली कुछ बच्चे कॉमर्स आर्ट्स करते हैं, वो अलग बात है। बट जो 12th का बच्चा है जिसका रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है, उसको कॉलेजेस में सबमिट करना है अपना रिजल्ट, वो बच्चा कहाँ जाएगा? कॉलेजेस अपनी डेट क्लोज करते जा रहे हैं। सिस्टम को ना कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले ना टेस्ट ट्राई, वो कहते हैं ना ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड, ये तीनों लेवल को क्रॉस
करने के बाद ही कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहिए अगर आप किसी भी बच्चे के साथ अप्लाई कर और रहे हैं। जहाँ पे ये चीज़ जो है 17 लाख बच्चों के साथ हो रही है तो वहाँ तो डेफिनेटली इसमें लूप होल्स नहीं होने चाहिए। कितने बच्चों ने Proper पेंसिल system से तैयार डायग्राम करना। बनाए, लाइट पेन यूज करा, उनका पेज स्कैन ही नहीं हुआ। माय गॉड। तो पहले बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, या हम उनको पूरे साल पढ़ा के समझाते बेटा डार्क पेन यूज करना है, डायग्राम अच्छे से लिखना, हल्का मत लिखना, है ना, क्लियर कट लिखना, थोड़ा गैप दे के लिखना कि वो मार्किंग में उनको दिक्कत ना आए। पर ये इन्फॉर्मेशन बच्चों तक नहीं कन्वे की गई टाइमली। गवर्नमेंट जितने भी रिफॉर्म्स लाना चाहती है एजुकेशन सिस्टम में, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ जरूर दिख रहा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा है कई पेपर्स लीक हुए हैं, इस पे आप थोड़ी डिटेल बताएंगे कितने पेपर्स लीक होते हैं आमतौर पे साल भर में? सर इस साल नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हो गया। उसके अलावा बिहार सिविल कोड का पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद में एसएससी जीडी का सुनने में आ रहा है बच्चों ने सेंटर पे फोन से चैट जीपीटी से पेपर करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ तोड़फोड़ हुई है। नहीं, अलाउड नहीं था, इसीलिए वहाँ पे तोड़फोड़ हुई और वो पेपर कैंसिल करना पड़ा एक सेंटर का। ओके। कितने सारे बच्चे जो एक पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर जगह पे थे उनका पेपर कैंसिल हुआ। हाँ, एक AKTU का एग्जाम था वो भी कैंसिल हो गया। तो CUET में भी एक दिन क्या हुआ है कि 30 मई वाले दिन बच्चों का एक शिफ्ट का सर्वर की वजह से प्रॉब्लम आ गया, तो 3000 बच्चों का वो पेपर कैंसिल हो गया। तो जब आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, इतने बच्चों को इंक्लूड कर रहे हो, तो आपको एक पेपर है और बच्चे हैं, क्या उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन हो सकती? क्या हमारी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती? तो ये चीज़ तो ढंग से मैनेज करनी चाहिए। क्यों बच्चे को परेशान किया जा रहा है? करेक्ट सर कितने सारे एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं जिनमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिलेबस से मैच ही नहीं कर रहा। मतलब मैंने एस्टेट का एग्जाम दिया था, जब मैंने लास्ट टाइम मैंने सोचा अब मैं इसके बाद इसका एग्जाम नहीं दूंगी। आई एम सीटेट क्वालिफाइड, बट मैंने एस्टेट का जब पेपर दिया था उसमें एक हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन था। हिंदी और इंग्लिश क्यों डाले जाते हैं कि आप एफिशिएंट हैं या नहीं, आपको कहीं पोस्टिंग मिलेगी तो क्या आप हिंदी इंग्लिश में कम्युनिकेट या लिख सकते हैं या समझ सकते हैं लोगों की, इतना ही होना चाहिए उसका इंपॉर्टेंस। आपको सब्जेक्ट मैटर डिडक्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए टीचर का कि आपका केमिस्ट्री पोर्शन या मैथ्स पोर्शन कैसा है। उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था संधि विच्छेद समथिंग का हिंदी का, और वो मैंने पेपर दिखाया था जिनके यहाँ मैं रहती थी, उन लैंडलॉर्ड की बहू को। उन्होंने क्या बोला, वो प्रोफेसर है हिंदी की और एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में लगी हुई हैं। उन्होंने पेपर देख के बोला कि ये वाला क्वेश्चन तो हम MA में पढ़ाते हैं। वो क्वेश्चन आप एक केमिस्ट्री के टीचर से पूछ रहे हो जो केमिस्ट्री के लिए आया है आपके पास, जिसको 9, 10, 11, 12 पढ़ानी है जी। और ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, बच्चे भरते हैं, क्वेश्चन करते हैं, या फिर आप ऑप्शन A दे देंगे पहले आंसर की में, फिर बच्चे उसमें पैसे भरेंगे या क्वेश्चन इंक्वायरी डालेंगे। उसमें क्या होगा, कितने सारे बच्चे डाल रहे हैं इंक्वायरी, कितने बच्चे 100 रुपये भर रहे हैं, आपके पास तो एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट हो गया ना। आपके पास पूरा 1 साल होता है एक क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए, तो क्या वो एररलेस नहीं हो सकता? कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं ना अपना पेपर, उसमें तो गलतियां नहीं होती, उसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती। आप नेशनल लेवल का इतना बड़ा एग्जाम ले रहे हैं, एग्जाम में इतनी गलती कैसे कर सकते हो? जबकि वो जो प्रोफेसर्स होंगे, वो जो टीचर्स होंगे जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे ना। बिल्कुल। और क्या एग्जाम की प्रूफ रीडिंग नहीं हुई? क्या ये चेक नहीं किया गया? कहीं लिखते नहीं आपकी कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है या क्या सब टॉपिक है? हम बनाते हैं क्वेश्चन टॉपिक, सब टॉपिक, डिफिकल्टी लेवल, इजी, मीडियम या फिर डिफिकल्ट, कैसा है? हाँ, हम सब कुछ डालते हैं उसके अंदर। तो आप तो जिस तरह से बना रहे हो तो आपको भी तो उसके आगे कहीं लिखना होगा ना। तो आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे दे सकते हो या इररिलेवेंट क्वेश्चन कैसे दे सकते हो? अगर आपको देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता तो आप क्या रिफॉर्म लेकर आती? अगर मुझे बनाया जाता देश का एजुकेशन मिनिस्टर, तो सबसे पहली बात कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज में एजुकेशन शुड बी फ्री एंड फॉर ऑल। सब बच्चे एनरोल होने चाहिए, सब बच्चे। सिंपल सी बात है सर, अगर किसी देश को डुबाना है उसका एजुकेशन सिस्टम खराब कर दो, इजी कर दो, ग्रेडिंग सिस्टम ला दो, बच्चे को 10वीं तक फेल ही मत करो। आई एम अगेंस्ट दिस। अगर बच्चा जो 3री में फेल हो जाएगा ना, वो शायद उसके पेरेंट्स अवेयर हो जाएंगे, उस बच्चे को पढ़ाएंगे। पर जो बच्चा 10वीं में जाके फेल होता है और वो किसी लायक नहीं रहता है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। मेरे ही नोन में एक बच्चा है, 33 लाके उसकी मार्कशीट में 33% आ रखे हैं। वो बच्चा ग्रेजुएशन करने लायक भी नहीं है। वो बच्चा जो है कोई लाइफ में कोई भी स्किल पढ़ाई रिलेटेड तो नहीं कर सकता। तो क्यों उस बच्चे को 3री 4थी क्लास में फेल नहीं किया? क्यों उसके पेरेंट्स को नहीं बताया गया कि लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, उसको पढ़ाओ, इस पे ध्यान दो। पेरेंट्स भी अनएजुकेटेड है, उनको कौन बताएगा? तो ये बिल्कुल गलत है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। चाइना में है, चाइना में कितना स्ट्रेसफुल है वो हम लोग नहीं जानते हैं कि कितना एफर्ट और कितना डिफिकल्ट उन्होंने बनाया हुआ है। ऐसे ही नहीं इंडिया के इंजीनियर्स और जो डॉक्टर्स हैं वो फेमस हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पे उनकी डिमांड है। तो एजुकेशन सिस्टम इजी नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट बनाओ, पर उसके लिए बच्चों को तैयार करो, कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़िया होना चाहिए। हाँ, और स्कूल और कॉलेजेस में ये व्यवस्था हो सकती है कि बच्चे को वहीं तैयारी कराई जाए, वहीं बिल्कुल हो सकती है। जब टीचर आपके पास, सर देखो
गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट होके जाता है, इसका मतलब पढ़ाने लायक तो वो भी है, आता उसको भी सब कुछ है, पर जब वो पढ़ाना छोड़ देता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हम ऐसे टीचर्स की वीडियोस देखते हैं कि वो बच्चों से मालिश करवा रहे हैं, बच्चों से चाय बनवा रहे हैं। मेरी खुद की फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो जाते हैं स्कूल में, बच्चे आते हैं, उनको बोलते हैं कौन अच्छी चाय बनाएगा, चाय बनाओ सबके लिए, बच्चों से मटर छिलवाते हैं। ये चीज़ मेरी खुद से सुनी हुई है और मुझे विश्वास नहीं होता था। और जब हम देखते हैं वीडियोस, आजकल तो वीडियोस का ज़माना है, तुरंत वीडियो लेके लीक हो जाती हैं, तो कितना दुख होता है ये देख करके कि जिसने स्टार्ट किया होगा मिड डे मील, क्या सोच के स्टार्ट किया होगा, कितनी बढ़िया थॉट रही होगी कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा स्कूल में आकर के, स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं आएगा, खाने के लालच में आएगा, पर स्कूल तो आएगा। अब क्या हो रहा है, अब वही हम देख रहे हैं कि वो पैसा जो है वो किसी की पॉकेट में जा रहा है, गरीब को मिल नहीं रहा है, खाने की क्वालिटी बहुत खराब है, उसमें छिपकली गिर जाती है, बच्चे मर जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो आप सुधारेंगे इसको अगर बिल्कुल सुधारूंगी सर, एजुकेशन मिनिस्टर बनती है तो। और नेपाल में जो किया है कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोल दिया है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने बच्चे को पढ़ाना है, इससे क्या फ़ायदा होगा सर? इससे इतना बढ़िया फ़ायदा होगा ये ना, होना चाहिए इंडिया में? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बोलो कि आप बाहर पढ़ा ही नहीं सकते अपने बच्चे को, तो मजबूरी में तो फिर प्रेशर दोगे ना टीचर को कि पढ़ाओ भाई, मटर मत छिलवाओ। सर मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ, मेरे पापा एयरफोर्स रिटायर्ड हैं, तो हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं। तो आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनकी कंडीशन बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। तो जहाँ पेरेंट अवेयर है या पेरेंट भेज रहे हैं अपने बच्चे को, तो उनको चाह करके भी उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे, एक अच्छा टीचर लाना पड़ेगा। टीचर नहीं होता तो पेरेंट्स हल्ला मचा देते हैं, प्राइवेट स्कूल में 2 दिन बिना टीचर के नहीं चलता, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं चलता, तो गवर्नमेंट स्कूल में कैसे 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं और बच्चों को एक ही टीचर है जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? इतने बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हैं, बीएड करे हुए हैं, इवन एमएड करे हुए हैं, कितने सारे स्टेट वाले एग्जाम्स क्लियर करे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, बच्चों को टीचर नहीं मिल रहे हैं। क्यों? कहाँ जा रहा है बीच का पैसा? करप्शन। इंटरनेट पे देखता हूँ कि क्लासरूम में मतलब स्कूल में अगर 10 क्लासेज हैं लेकिन टीचर्स है 6 और उसी से काम चला रहे हैं बिल्कुल। वहाँ पे साइन करवा दिया जाता है कि अगर आप साइंस के टीचर हैं, आप मैथ्स पढ़ाना आना चाहिए, आपसे पढ़वाया जा सकता है। तो एक साथ में 2 क्लासेज वो ले ही नहीं सकता, यानी 3-4 क्लासेज नहीं चल रही हैं बिना क्लासेज बच्चे ही नहीं आजकल तो 40 बच्चों की अगर क्लास है तो हार्डली 10 या 15 एनरोल्ड होंगे, उसमें से वो आते नहीं होंगे, लेबर करने जाते होंगे कहीं पे, 2 या 3 स्कूल में आ रहे हैं जो वही मटर छील के जा रहे हैं। ये सिचुएशन है रूरल इंडिया की। बहुत अच्छा लगा शालिनी मैम आपसे बात करके, बहुत आपने आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, शायद हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा मैसेज जाए, और सिस्टम के लोग अगर देख रहे हो तो वो आपको देखकर और सीखें कि ये सिचुएशन रियली बहुत दयनीय हो रही है और हमारे देश के भविष्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। Yes, sir. तो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द पीपल फ्रॉम सिस्टम? यस सर, पेरेंट्स को बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप बच्चे को लेकर के ना 8वीं 9वीं 10वीं में मत जागो कि आप सोचो कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लेगा तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। बहुत आसान है उसको कोचिंग में एडमिशन दिलवाना। आप उसके बेसिक ईयर्स पे काम करिए, आप उसको 1st, 2nd, 3rd क्लास में इतना अच्छा बनाइए, उसकी रीडिंग स्किल्स पे काम करिए, उसकी इंटेलिजेंस पे उस लेवल पे काम कीजिए, उस क्लास में काम कीजिए। जो काम इनिशियल ईयर्स में होगा ना वो लास्ट में नहीं हो पाएगा। लास्ट में हम बच्चे को एडमिशन तो दिलवा देंगे, पर अगर हमने बच्चे को पढ़ना, खुद से पढ़ना नहीं सिखाया तो आपके वो पैसे बाद में वेस्ट होने वाले हैं। तो अपने बच्चे पे अर्ली ईयर्स पे, फाउंडेशन ईयर्स में काम करना ज़रूरी है। उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेशेंस अर्ली ईयर्स में सिखाइए, ना कि 11th-12th में। So nice. Thank you for being at the Rahul Ranjan Show. Thank you so much sir. Thank you मैम। ऑलराइट गाइस, तो ये था द राहुल रंजन शो। हमने बात की शालिनी मैम से जो कि नीट की प्रिपरेशन कराती हैं, इनका अपना एडटेक प्लेटफॉर्म है। अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी हुई है। हम देख रहे हैं सिस्टम का फेलियर जो हो रहा है, इसके ऊपर हमें उम्मीद है कि सिस्टम जागेगा, बच्चों के भविष्य के ऊपर सीरियसली काम करेगा, जहाँ पे बच्चे जो है देश के भविष्य हैं, इनको आगे बढ़ाना हमारा काम है। और ये ज़रूर देखना ज़रूरी है कि जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में लोग जा रहे हैं, वहाँ मेरिट बेस जाएं ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और एक सही ट्रीटमेंट, सही टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करके आगे बढ़ सके। मैं हूँ राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट करें। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।